हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। द नेम ऑफ चैप्टर इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि किस तरह से हम लोग फॉरेन जीन या एलियन डीएनए को किसी पर्टिकुलर होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं। होस्ट सेल बैक्टीरिया भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है और प्लांट सेल भी हो सकता है। जब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर होस्ट सेल के अंदर जाएगा और एक्सप्रेस होने के बाद अपना प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, हमको वो प्रोडक्ट लार्ज स्केल में चाहिए होता है और वो प्रोडक्ट से हम क्या क्या बेनिफिट लेते हैं इस चैप्टर में उसी चीज की डिटेल है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेम चैप्टर। Biotechnology, as we have learned from the previous chapter, essentially deals with industrial scale, means to obtain the large amount of product by using the downstream technology. Production of biopharmaceuticals means the biological product which can be used as a medicine. They are called as biopharmaceutical. And using genetically modified microbes. In this particular example, we are going to make the transgenic bacterium Escherichia coli to obtain the insulin. We know that insulin is one of the peptide hormone which is made up of sequence of amino acid, and it is essential to maintain the sugar level in our blood. In some patient, the level of insulin get fall down, that's why sugar get increases in the blood, which cause diabetes mellitus. In those patients, we must have to inject the insulin, and insulin is made up of recombinant DNA technology. डिटेल में हम इस चैप्टर के आगे हैं, इसलिए हम यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन स्टडी कर रहे हैं। Genetically modified fungus to obtain many different type of medicines like chloromycetin, streptomycin and so on. Transgenic plant, for example, golden rice is a transgenic plant which produces rice which is rich in vitamin A, and many different varieties are here. Transgenic animal, for example, transgenic cow which produces milk along with alpha-lactalbumin, a human protein. So all these products are obtained as a result of transgenesis, and they produces the desirable product which we want. The application of biotechnology included therapeutics, then diagnostics like PCR and ELISA test, genetically modified crops for agriculture, जिस तरह हमने golden rice का example देखा है, processed food, bioremediation, waste treatment, all these are involved in the biotechnology, energy production. एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड आर रिलेटेड टू द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। जितने वर्ड मैं अंडरलाइन किया हूं ये सब के सब आपको एज इट इज यानी लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड याद रखना है। इनकी आप लिस्ट बनाइए, हेडिंग डालना है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नंबर 1 जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट, एनिमल। नंबर 2 थेरापेटिक्स। नंबर 3 डायग्नोस्टिक। नंबर 4 जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर। ये पॉइंट तो यहां पर ऑलरेडी आ चुका है, तो ये पॉइंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वाला डबल से मेंशन ना भी किए तो चलेगा। प्रोसेस्ड फूड, नेक्स्ट नंबर बायोरिमिडेशन, नेक्स्ट नंबर वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। इनका सबका लिस्ट बनाइए और इसको सिक्वेंशियली याद कर लीजिए कि दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी। ओके, नाउ 3 क्रिटिकल रिसर्च, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्रिटिकल रिसर्च ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो क्रिटिकल रिसर्च is your title for notes. There are 3 critical research. Number 1, to provide best catalyst. Best catalyst means modified enzyme or recombinant enzyme
to improve organism, usually microbes or pure enzyme. So this is the first area of the critical research, that is to synthesize the best catalyst or pure enzyme. तो आपने सिर्फ पहले पॉइंट में प्योर एंजाइम और बेस्ट कैटलिस्ट लिखा तो भी चल जाएगा. सेकेंड क्रिटिकल रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट. यानी जिन दो वर्ड्स को मैं अंडरलाइन किया हूं, आप सेकेंड पॉइंट में सिर्फ वही मेंशन करेंगे शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, ताकि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रहे. कई स्टूडेंट्स ने मैसेज सेंड किए, रिक्वेस्ट बच्चों की ये थी कि सर बुक में जो टेक्स्ट एज इट इज लिखा हुआ है आप वही बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करें, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पीडीएफ का यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट एंड थर्ड इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस. डाउनस्ट्रीम प्रोसेस किस लिए यूज होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में बी प्रोटीन or any organic compound. So purification involve downstream process. तो ये तीन क्रिटिकल रिसर्च होती है बायोटेक्नोलॉजी में. आप पहली एप्लीकेशन लिखेंगे टू ऑब्टेन बेस्ट कैटलिस्ट और प्योर एंजाइम. सेकेंड एप्लीकेशन ऑप्टिमम कंडीशन टू एक्ट द कैटलिस्ट. थर्ड क्रिटिकल रिसर्च और थर्ड पॉइंट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेस फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट. ओके, let us now learn how human beings have used technology to improve the quality of human life. हम इस चैप्टर में यही स्टडी करने जा रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज करेंगे. सो फर्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन होता है ट्रांसजेनेसिस और ट्रांसजेनिक प्लांट. इसमें सबसे पहला केस स्टडी हम करेंगे कॉटन का, बीटी कॉटन. बीटी ये शॉर्ट फॉर्म है बैक्टीरिया के नाम से, बी फॉर बैसिलस एंड टी फॉर थ्रुंजिनेसिस. सो बैसिलस थ्रुंजिनेसिस इज वन ऑफ द सॉइल बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस endotoxin, but that endotoxin is activate only in alkaline condition, not in the acidic condition. टॉक्सिन का मतलब होता है हार्मफुल थिंग, दैट इज पॉइजनस थिंग. अभी बैक्टीरिया अपने अंदर टॉक्सिन बनाएगा तो हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि सर उस टॉक्सिन से तो खुद बैक्टीरिया किल हो जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि उस इंडोटॉक्सिन को एक्टिवेट होने के लिए अल्कलाइन पीएच चाहिए और बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में एसिडिक पीएच होता है, जिसकी वजह से ना इंडोटॉक्सिन एक्टिवेट होगा और ना ही बैक्टीरिया को किसी किस्म का हार्म यानी कि नुकसान पहुंचाएगा. कॉटन प्लांट के ऊपर पर्टिकुलर इंसेक्ट अटैक करते हैं. वो इंसेक्ट कॉटन प्लांट के लीफ को खा लेते हैं, कॉटन बॉल को खा लेते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी में कमी होती है. बहुत कम प्रोडक्टिविटी किसान को मिलती है. तो फार्मर लोग इस बात से बहुत परेशान थे. साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि इन इंसेक्ट को किस तरह से निपटा जाए, तो साइंटिस्ट लोगों ने बैसिलस थ्रुंजिनेसिस बैक्टीरिया, जिसे हम स्पोर भी कह सकते हैं, उन बैक्टीरियल स्पोर को वाटर के साथ शेक किया और प्लांट के लीफ के ऊपर स्प्रे कर दिया. लीफ के सरफेस पर बैसिलस थ्रुंजिनेसिस बैक्टीरिया बैठ गए. अब जैसे ही वो इंसेक्ट आया, वो जैसिड है, एफिड है या बॉलवॉर्म इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट कॉटन को नुकसान पहुंचाते हैं. तो बॉलवॉर्म ने जैसे ही लीफ को इंजेस्ट किया, लीफ को जैसे ही खाया, तो उस लीफ के साथ साथ बैसिलस थ्रुंजिनेसिस बैक्टीरिया भी इंगल्फ हो गए. बैक्टीरिया जैसे ही इंसेक्ट के गट यानी गले के अंदर गए, तो उन बैक्टीरिया को अल्कलाइन पीएच मिला, जिसकी वजह से इंडोटॉक्सिन एक्टिवेट हो गया और इंडोटॉक्सिन ने इंसेक्ट के गट्स में जितने एपिथेलियल सेल्स थे उनको पंक्चर कर दिया. सेल के अंदर सुराख हो गए. कौन से सेल में? वो जो गट के अंदर सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल, इंसेक्ट के गट में, वो सेल में फिर पानी भर गया, जिसकी वजह से गट में स्वेलिंग हुई और इंसेक्ट की डेथ हो गई. उस इंसेक्ट को देखकर बाकी इंसेक्ट भी आने से रुक गए. तो कॉटन प्लांट इस तरह से बचा लिया गया. इस कॉटन प्लांट को फिर और मॉडिफाई करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू. बैसिलस थ्रुंजिनेसिस पूरा बैक्टीरिया स्प्रे नहीं किया जाता है,
बल्कि बैसिलस थ्रुंजिनेसिस बैक्टीरिया में एंडोटॉक्सिन बनाने वाला जो जीन है, यानी सेगमेंट ऑफ डीएनए, वो सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या तैयार करता है? एंडोटॉक्सिन। तो साइंटिस्ट लोगों ने उस जीन को बैक्टीरिया में से आइसोलेट किया और लीफ के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट कर दिया। अब जीन प्लांट के लीफ सेल के अंदर चला गया, एक्टिवेट हुआ, लीफ के अंदर नेचुरली इंडोटॉक्सिन अब बनना शुरू हो गया, जो कि एसिडिक पीएच की वजह से इनएक्टिवेट स्टेट में होता है। लेकिन फिर से वही कहानी, जब इंसेक्ट लीफ को खाएगा तो नेचुरली लीफ के अंदर इंडोटॉक्सिन प्रेजेंट, इंडोटॉक्सिन जाएगा, इंसेक्ट के गट के अंदर पोर्स फॉर्म करेगा, इंसेक्ट के गट में स्वेलिंग होगी और इंसेक्ट गेट डाई। सो दैट प्लांट इज कॉल्ड एज बीटी कॉटन। डिटेल में देखते हैं जैसा एनसीईआरटी में दिया है। लेट अस टेक अ लुक एट द 3 ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। ये ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहले के, कि किस तरह से प्रोग्राम्स बनाए गए ताकि फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। तो सबसे पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब फार्मिंग की जाएगी, क्रॉपिंग की जाएगी, खेती की जाएगी, और उस खेत में जो क्रॉप डेवलप हो रही है उस क्रॉप को इंसेक्ट पेस्ट से बचाने के लिए, इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया जाएगा। ये सबसे ज्यादा ओल्ड मेथड है, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि जो केमिकल इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब इंडस्ट्रियल सिंथेटिक चीजें हैं जो कि पॉइजनस होती है। इन केमिकल पेस्टिसाइड की वजह से सॉइल का टेक्सचर खराब होता है, यानी कंटेमिनेट होता है। ये केमिकल जब परकोलेट होकर सॉइल के नीचे जाते हैं, वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो वाटर को भी ये पॉइजनस और टॉक्सिक बना देते हैं। फिर डोमेस्टिक एनिमल अगर उस वाटर को पिए, या हम लोग बोरिंग के थ्रू उस वाटर को निकालकर कंज्यूम करें, तो पॉइजन इंटीमेटली हमारे बॉडी में एंटर होता है। इन पॉइजन से बचने के लिए गवर्नमेंट ने केमिकल पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड पर बैन लगा दिया था। फिर सेकंड स्टेप, अब अगर केमिकल्स नहीं है इंसेक्ट पेस्ट से बचने के लिए, तो फिर सेकंड मेथड डेवलप किया गया, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम लोग सॉइल का न्यूट्रिएंट इंक्रीज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, जैसा कि राइजोबियम बैक्टीरिया। ये लेग्यूमिनस प्लांट में जाकर के नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, जिसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं, नोस्टॉक, ओलोसीरा, ऑसिलेटोरिया। दिस नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियम इंक्रीजेस द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में आपने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल अभी बताए, वो तो सॉइल का न्यूट्रिशन इंक्रीज कर रहे हैं, प्लांट को इंसेक्ट या पेस्ट के अटैक से किस तरह से बचाया जाए ऑर्गेनिक मेथड में। तो इसमें बच्चों एक ऐसा है कि हम लोग प्रीडेशन और प्रे, इन दोनों के म्यूचुअलिज्म को समझते हैं। यानी कि अगर किसी प्लांट पर एक पर्टिकुलर इंसेक्ट आकर के नुकसान पहुंचाता है, तो हमको एक ऐसा इंसेक्ट नेचर में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो इस नुकसान देने वाले इंसेक्ट को फीड कर ले, खा ले। उस इंसेक्ट को हम क्रॉप के ऊपर इंसिडेंट कर देंगे। तो अब क्रॉप के ऊपर जो नुकसान पहुंचाने वाला इंसेक्ट है, उसको हमारा इंसेक्ट खा लेगा। इस तरह से प्लांट बच भी जाएगा बगैर पॉइजन के, और जो बायोडायवर्सिटी है वो एज इट इज मेंटेन रहेगी। फूड चेन और फूड वेब जो है वो भी मेंटेन हो जाएगी। नेक्स्ट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ये थर्ड ऑप्शन है फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, कि हम प्लांट का जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई कर देंगे। इस तरह मॉडिफाई करेंगे कि उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो अर्ली हो जाना चाहिए, यानी जल्दी से प्रोडक्ट लग जाना चाहिए। आप देखते हैं कि कई ऐसे फ्रूट के प्लांट अवेलेबल हैं
कि जिनकी ग्रोथ कंप्लीट ना हो तब भी उसके ऊपर फ्रूट लग जाते हैं। छोटे छोटे प्लांट्स के ऊपर मैंगोज लग जाते हैं, जाम यानी गुआवा लग जाता है, पपाया लग जाते हैं, क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई किया गया और ग्रोथ हार्मोन भी उसको इंजेक्ट किए गए। उसी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट में हम ऐसे जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं जो इंसेक्ट और पेस्ट को भी किल कर देगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन से भी निपट लेगा और ये ज्यादा प्रोडक्टिविटी कम वक्त के अंदर प्रोड्यूस करके देगा। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड बिकॉज इट डिड नॉट नीड एनी टाइप ऑफ केमिकल्स, नाइदर एनी टाइप ऑफ प्रीडेशन इंसेक्ट। So these are the three options. First, chemical based agriculture. Second, organic farming. Third and most latest is genetically engineered crop based agriculture. अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो 1960 टू 1970 के दरमियान हुआ, 10 सालों के दरमियान, उस ग्रीन रिवॉल्यूशन को डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब ने इंडिया में प्रोपोगेट किए और वर्ल्ड में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, तो आपका आंसर आएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया अगर पूछता है तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ओके, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन उस वक्त हुआ जब आजादी के बाद बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना डिफिकल्ट हुआ। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत विचार की, बहुत सोची कि इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को किस तरह से फूड प्रोवाइड किया जाए। तब बहुत सारे एफर्ट के बाद, बहुत सारी कोशिशों के बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक 10 ईयर का डिकेड बनाया गया, जिसमें राइस प्रोडक्शन, व्हीट प्रोडक्शन, बार्ले प्रोडक्शन, जवार प्रोडक्शन, यानी कि जो ग्रेन्स है उनकी तादाद बहुत ज्यादा पैमाने पर इंक्रीज हुई। किसानों को ज्यादा से ज्यादा फार्मलैंड प्रोवाइड की गई, जमीन प्रोवाइड की गई कि भाई तुम इसके ऊपर एग्रीकल्चर करो। ऐसी उनको स्पेसीज दी गई, ऐसे एग्रीकल्चर क्रॉप दिया गया जो कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे, ताकि एक ही खेत में, एक ही जमीन पर साल में 2, 3 या 4 मरतबा क्रॉपिंग या एग्रीकल्चर किया जा सके। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, यानी इस ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि फूड सप्लाई 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। इसके बावजूद भी ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से 3 टाइम्स फूड प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन उसके बाद भी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को वो फूड सप्लाई करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हुआ। इसीलिए अब आगे देखिए, इंक्रीज्ड यील्ड have partly been due to use of improved crop varieties, but mainly due to the use of better management practices. ग्रीन रिवॉल्यूशन में फूड का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के पीछे 2 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है इंप्रूव्ड क्रॉप और दूसरा फैक्टर है बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस टू इंक्रीज द food production during green revolution. So there are 2 reasons. First, improved crop varieties, and second, use of better management practices and use of agrochemical, that is fertilizer and pesticide. They are chemical fertilizer and pesticide. So 3 points or 3 reasons are there to increase the yield or crop production. However, फॉर फार्मर इन द डेवलपिंग वर्ल्ड यानी कि जो वर्ल्ड अभी धीरे धीरे करके डेवलप हो रही है, हमारा अपना कंट्री भी डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर ही गिना जाता है, क्योंकि हमारे कंट्री में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ट्रेडिशनल नॉलेज ज्यादा है, तो धीरे धीरे करके हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन एक्सपेंसिव, मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगे साबित होते हैं, महंगे के अलावा हार्मफुल भी साबित होते हैं। एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विथ एग्जिस्टिंग वेराइटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग्स। कन्वेंशनल ब्रीडिंग मीन्स आप लोग 2 अलग अलग वैरायटीज को अगर क्रॉस करते हैं और नई वैरायटी तैयार होती है,
तो इस एक्सपेरिमेंट को कम से कम 1000 बार परफॉर्म करना पड़ेगा, तब उसमें से एक आधा हाइब्रिड प्लांट सक्सेस निकलेगा। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यहां पे लिखा है कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग भी काफी नहीं है सडनली फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। फिर क्वेश्चन है कि इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो सो दैट फार्मर में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड। सवाल गवर्नमेंट के साइंटिस्ट लोगों के सामने था कि क्या कोई ऐसा अल्टरनेट मेथड है जो कम समय में किसान को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट दे, क्योंकि अब लोगों के सामने, साइंटिस्ट लोगों के सामने जेनेटिक्स की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी। तो ठीक है, फिर साइंटिस्ट लोगों ने उसी जेनेटिक को यूज करके ट्रांसजेनेटिक एक्सपेरिमेंट शुरू किए। सेकंड क्वेश्चन, इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल सो दैट हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट आर रिड्यूस्ड? यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन। ये दो क्वेश्चन कौन से कि जेनेटिक्स की बेसिस पर क्या हम ऐसी प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं, या फिर क्या हम ऐसी कोई क्रॉप डेवलप कर सकते हैं जो बगैर फर्टिलाइजर के यूज हो सके? तो आंसर क्या है? यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल whose gene have been altered by manipulation are called as genetically modified organisms। यानी सिंपली ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल आर्टिफिशियली चेंज कर दिया गया। चेंज मतलब क्या होता है कि उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल तो एज इट इज रहेगा, हम लोग वन ऑफ द फॉरेन जीन उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो दैट अल्टर द chemistry of nucleic acid in that organism, and that particular organism is called as genetically modified organism. GM means genetically modified plant have been useful in many ways. Genetic modification has, genetic modification के यहां पर benefit बताए हुए हैं। So first benefit, made crop tolerant to abiotic stresses। अबायोटिक मीन्स इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। कई मरतबा क्या होता है कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, मतलब कोल्ड, ड्राफ्ट, साल्ट, हीट, सॉल्ट सॉइल के अंदर रहेगा, तो इससे क्रॉप जो नॉर्मल क्रॉप होती है वो डेथ हो जाती है। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट इन अबायोटिक स्ट्रेस यानी हार्मफुल कंडीशन को भी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी डेवलप कर लेता है, मतलब टोलरेट टू अबायोटिक स्टेट, टोलरेंट यानी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, यानी हम लोग जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाते हैं उसके ऊपर केमिकल पेस्टिसाइड इंसिडेंट या स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं होती है। वो जेनेटिकली इतने स्ट्रांग हो जाता है कि किसी भी इंफेक्शन से खुद लड़ सकता है, उसका इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट, मतलब प्लांट के अंदर जितने मिनरल्स हैं वो पूरे के पूरे मिनरल्स अच्छी तरीके से यूज करेगा, अपने फ्रूट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस। इनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, जैसा मैंने आपको गोल्डन राइस का एग्जांपल दिया कि भाई वो जो गोल्डन राइस है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है जो राइस में विटामिन ए का क्वांटिटी बढ़ा देता है। तो सेम एग्जांपल इज हियर, विटामिन ए इनरिच्ड राइस विच इज सो कॉल्ड गोल्डन राइस। ओके, तो these are the 5 beneficial effect or these are the 5 applications of genetically modified plants. Okay, now in next para, in addition to these uses, in uses के अलावा genetically modification has been used to create tailor made plant. tailor made plant यानी हम जैसा चाहते हैं वैसा प्लांट बन सकता है, बशर्ते ये कि उसमें उसी टाइप का जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस किया जाए। यानी मान लीजिए कि आप किसी प्लांट में रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, डिसीज रेजिस्टेंस एबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको रेजिस्टिविटी का ही जीन उसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज टेलर मेड प्लांट।
to supply alternative resources to industries in the form of starches, fuel, pharmaceutical। कई प्लांट ऐसे होते हैं जो ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टार्च प्रोड्यूस करेंगे, फ्यूल, कई प्लांट ऐसे जैसे जेट्रोफा है उससे फ्यूल हम आइसोलेट कर सकते हैं, कई प्लांट से मेडिसिन निकलती है जिसे हम फार्मास्यूटिकल कहते हैं। सो दिस पैरामीटर्स यानी नॉर्मल स्टार्च से ज्यादा स्टार्च प्लांट बना सकता है, नॉर्मल फ्यूल से ज्यादा फ्यूल बना सकता है, नॉर्मल मेडिसिन से ज्यादा मेडिसिन तैयार कर सकता है अगर हम रिस्पेक्टिव जीन उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तब। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट क्या होते हैं? ये पेस्ट छोटे छोटे कीड़े होते हैं पंख वाले जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी खा लेते हैं, विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज्ड। यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट अगर हमने बनाया तो वो पेस्ट से रेजिस्टेंट प्लांट बन जाएगा, हमको केमिकल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम बैसिलस थ्रुंजिनेसिस। इसका ओरली मैं आपको डिटेल मैकेनिज्म बताया हूं। बैसिलस थ्रुंजिनेसिस का शॉर्ट फॉर्म है बीटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिटेल स्टडी करेंगे। तब तक के आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक लीजिए और उसमें 2 से 3 मरतबा रीड कीजिए और जो जो मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं मीनिंग्स वो अपनी बुक के अंदर इस तरह से लिखने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। रिमेनिंग पोर्शन विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। हैव अ नाइस डे।